नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूं। और आज के अपने इस आर्ट एंड कल्चर के सेशन में हम लेक्चर 21 को देखने वाले हैं। यदि आपने बाकी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें जाके देख लीजिए, ताकि पूरी तरह से आप टॉपिक को समझ सकें और पूरे सब्जेक्ट को एक बेहतर तैयारी के साथ आगे बना सकें, नोट्स के साथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। देखिए क्या है आज के 21 लेक्चर में, भारतीय नृत्य कलाएँ। अभी तक हमने बाकी पीछे बहुत से संगीत और इन सब चीज़ों, चित्रकला हो गया, स्थापत्य कला और बाकी चीज़ों को पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं नृत्य को। तो ये आपका नया टॉपिक है आज का। देखेंगे कि नृत्य को सर्वाधिक क्या लिखा हुआ, चित्ताकर्षक और माधुर्यपूर्ण निष्पादन कला की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, आप इसको धीरे धीरे और समझेंगे क्या कहने का मतलब है इसका। देखिए, भीमबेटका से प्राप्त, आपको जब मैंने यहाँ पर गुफाओं में चित्रकारी के बारे में बताया था तो वहाँ पर क्या साक्ष्य मिले थे, सामुदायिक नृत्य संबंधी वहां पर चित्र मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता के आप देखते हैं कि उत्खनन से प्राप्त नर्तकी की कांस्य प्रतिमा यह सिद्ध करती है कि नृत्य कोई वर्तमान समय का एक विद्या नहीं, बल्कि प्रागैतिहासिक काल से ही नृत्य कला का प्रयोग होता आ रहा है। यहाँ पर अपनी भाव भंगिमाओं, अपने जो है शारीरिक रूप से जो नृत्य करके एक बनावट को दर्शाया जाता है, उसमें अपनी अभिव्यक्ति को, अपने क्या कहते हैं, अपनी सोच को हम कह सकते हैं, या अपने क्या बोलते हैं कि उसमें बिना भाषा का इस्तेमाल किए किस प्रकार से उसको बहुत ही मनोभाव कह सकते हैं, या इसमें लिखा है ना, चित्ताकर्षक रूप से इस कला को प्रदर्शित किया जाता है। तो देखेंगे भीमबेटका से जो चित्रकारी प्राप्त हुई है, उसमें आपको वहाँ पर सामुदायिक रूप से कोई ग्रुप, एक जो है डांस करती हुई महिलाओं का ग्रुप प्राप्त हुआ है, उसकी चित्र प्राप्त हुए हैं। वही देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से कांस्य मूर्ति जो नृत्यकी की है, आपको मैंने दिखाया था। यदि आपने वो लेक्चर देखा है तो आप इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे। वो मिला है तो इससे समझ आता है कि भाई नृत्य कोई वर्तमान की ही बात नहीं करते हैं, बल्कि प्रागैतिहासिक काल से इनके साक्ष्य देखने को मिले हैं। इस प्रकार आप देखते हैं पौराणिक ग्रंथों, गाथाओं में तांडव नृत्य करते हुए नटराज शिव का भी वर्णन मिलता है। ये सब हमने देखा है, नटराज शिव का जो है वो वर्णन मिलता है तांडव नृत्य करते हुए। इसके बाद देखते हैं नृत्य का पहला, कहते हैं कि औपचारिक वर्णन किसने किया था, भरत मुनि की प्रसिद्ध कृति है एक नाट्यशास्त्र, उसमें नृत्य के बारे में ऐसे वर्णन देखने को मिलता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये किसकी कृति है, नाट्यशास्त्र, नृत्य से संबंधित और भरत मुनि के द्वारा लिखी हुई कृति है, ये उनकी प्रसिद्ध कृति है। नाट्यशास्त्र में आप देखते हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य में विभिन्न पहलुओं को, जिसमें उसकी तकनीकी, मुद्राओं, आभूषण, मंच और दर्शकों के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन दिया गया है। किसमें, नाट्यशास्त्र में, जो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। ऐसा क्या कहा गया, उसकी तकनीकी, भाव भंगिमा, आभूषण, मंच, नृत्य से संबंधित जो भी उसके तत्व उसमें सम्मिलित होते हैं, नृत्य के लिए जो भी आवश्यक चीजें होती हैं, उन सबको वहां पर जो है वर्णन किया गया है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में। भरत मुनि ने नृत्य को पूर्ण कला की संज्ञा प्रदान की। ऐसा क्यों कहा है कि पूर्ण रूप से इसको पूर्ण कला कह दिया है। देखिएगा इसमें क्या होता है, नृत्य में आपको संगीत भी देखने को मिलेगा, ठीक है, शिल्प कला भी वहां पर रहती है उस नृत्य में, काव्य और नाट्य कला के समावेश भी उसमें समाहित होते हैं। जो नृत्य है वो पूरी एक तरह से एक पूर्ण कला है, जिसमें म्यूजिक के साथ साथ आप देखते हैं वहां पर उनकी शिल्प कला हो गया, ठीक है, काव्य हो गया, नाट्य कला, ये सबका समेकन आपको एक सुंदर नृत्य के अंतर्गत देखने को मिलता है। नाट्यशास्त्र के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने चारों वेदों के कुछ पहलुओं को आप देखेंगे मिलाकर नाट्य वेद की रचना की थी। किसने, भगवान ब्रह्मा के चारों वेदों को मिलाकर नाट्यशास्त्र के अनुसार ऐसा है कि नाट्य वेद में ऋग्वेद से कुछ पथ यानी कि शब्द लिए जाते हैं, यजुर्वेद से आप देखते हैं अभिनय यानी कि भंगिमाएं ली जाती हैं नृत्य में, सामवेद से गीत लिए जाते हैं, संगीत लिया जाता है। और संगीत, वो सामवेद क्या है, संगीत में हमने पढ़ा था सामवेद उसका एक मुख्य वेद है। अथर्ववेद से आप देखेंगे रस यानी कि उस नृत्य में क्या भाव जो छुपे हुए हैं उनको लिया जाता है। तो चारों वेदों से कुछ ना कुछ यहाँ पर लिया गया है, ऐसा नाट्यशास्त्र के अनुसार कहा जाता है नाट्यवेद की रचना में। ठीक है, अब नृत्य के स्वरूप क्या क्या है, इसमें कौन कौन से स्वरूप है देखते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य को दो आधारभूत भागों में यहाँ पर उनके स्वरूपों को देखा जा सकता है, लास्य एवं तांडव। आप देखेंगे तांडव से शिव का संबंध है। ऐसा क्यों है, उसमें पौरुष रूप आप देखेंगे, उसमें तेज, उसमें क्रोध, ये सबको जो है इन भाव भंगिमाओं को प्रदर्शित किया जाता है। जबकि आप लास्य रूप में देखेंगे इनका जो स्वरूप है नृत्य का, उसमें देखते हैं कि कोमलता, उसमें देखेंगे ममता आप देखेंगे। इसके बाद देखते हैं उसमें ग्रहणशीलता की क्षमता होती है, तो इसमें पार्वती या किसी देवी को इंगित किया जाता है। इसको समझते हैं, आइए देखिए। नृत्य कला के लास्य स्वरूप में आप देखेंगे लालित्य, भाव, रस और अभिनय को सम्मिलित किया जाता है तथा
ये नारी अभिमुखताओं का प्रतीक होता है। यही चीज मैं बता रही थी अभी। इसके बाद नृत्य कला का जो तांडव स्वरूप है उसमें लय और गति पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ऐसा क्यों है? आप देखेंगे कि पुरुष अभिमुखताओं जिसमें वीर, निर्भीक और ओजस्वी का ये प्रतीक होता है, जिसमें भगवान शिव का आपको नटराज का जो पिक्चर है वो देखने को मिलता है। ठीक है, पौराणिक गाथाओं में वर्णित शिव पार्वती के नृत्य को ही क्रमशः तांडव और किसकी बात करता है? लास्य नृत्य कहा जाता है। यही चीज यहाँ पर तो उदाहरण के स्वरूप पार्वती और शिव के नृत्य को तांडव और लास्य नृत्य कहा जाता है। स्पष्ट हो गया है? आइए देखिए, नंदिकेश्वर एक है जिनकी पुस्तक है अभिनव दर्पण में नृत्य के 3 आधारभूत यहाँ पर तत्व बताए गए हैं। किसके? डांस के 3 इन्होंने एलिमेंट्स बताए गए हैं जिनको हमें हर डांस में ध्यान रखना होता है। जैसे देखिए, नृत्य क्या होता है? नृत्य, ठीक है, नृत्य का अर्थ होता है शुद्ध नृत्य से है, अर्थात किसी अभिव्यक्ति या मनोदशा के बिना लयबद्ध रूप से शरीर के अंगों का संचालन करना। मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर कोई शब्दों के द्वारा कोई अभिव्यक्ति नहीं हो रही है, लेकिन इसमें देखेंगे शरीर की जो भाव भंगिमाएं हैं, ठीक है, शरीर के अंगों का इस प्रकार से संचालन किया जा रहा है कि वहाँ पर इसको शुद्ध नृत्य के रूप में दिखाया गया है। क्लियर है? नृत्य क्या होता है? रस और भावों को मूक मतलब शांत रहकर आप देखेंगे मूक अभिनय और मुद्राओं के माध्यम से प्रस्तुत करना है। समझ आ रहा है? स्पष्ट हो रहा है? एक एक लाइनें ये देखिए। फिर क्या है? नाट्य क्या होता है? ये 3 तत्व में नाट्य क्या है? इसका अर्थ है अभिनय और यह भाव, रस और देखेंगे कि अभिनय की संयुक्त अभिव्यक्ति है। अभिनय और भाव और रस की एक संयुक्त अभिव्यक्ति है जिसको नाट्य कहा जाता है। तो ये 3 तत्व जो अभिनव दर्पण में आपको मिलते कौन से हैं? नृत्य है और नाट्य है। क्लियर है? इन तीनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आगे आपके मेंस में भी आप जब आंसर राइटिंग वगैरह करेंगे या पीटी में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा। आइए चलिए, क्या है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य की अब शैलियां हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी शैलियां होती हैं भाई? देख लीजिए, इन शैलियों में 8 शास्त्रीय शैलियां जो नृत्य है वो फेमस है, जैसे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी हो गया, कथकली, मोहिनी अट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, कथक और शास्त्रीय इत्यादि इसमें शामिल है। देखिए, उनकी कुछ भाव भंगिमाओं के साथ कुछ नृत्य करती हुई यहाँ पर चीज़ों के पिक्चर्स आपको दिए, जैसे भरतनाट्यम का यहाँ दिया गया है, कथक का ये दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कथकली का ये है, कुचिपुड़ी का ये है। इसके बाद देखते हैं मणिपुरी का कुछ पिक्चर इस तरह से दिया है, मोहिनी अट्टम का ये है, ओडिसी का कुछ इस प्रकार से नृत्य का जो है वो क्रिया करते हुए या कह सकते हैं उसमें नृत्य करते हुए यहाँ पर दिखाया। शास्त्रीय का यहाँ पर एक दिया गया है पिक्चर। आइए देखिए, अब हम भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से है, ठीक है, यहाँ पर इसका विकास तमिलनाडु से देखने को मिला है। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई उनके नृत्य की करते हुए उनकी कुछ हाथों की क्रियाओं के साथ। भरत मुनि तथा नाट्यम शब्दों से मिलकर ये भरतनाट्यम बना है, जिसका अर्थ होता है, नाट्यम शब्द का अर्थ है तमिल भाषा में नृत्य ही होता है। ठीक है, यहाँ के मंदिरों में आप देखेंगे, तमिलनाडु के मंदिरों में, आप तब की बात बता रही हूँ जब ये विकास प्रारंभ हुआ था, मंदिरों में नर्तकियों या देववासियों के द्वारा ये किया जाने वाला एक नृत्य था, जिसके कारण इसे दासी अट्टम भी कहा जाता था। प्राचीन समय में क्या होता था, मंदिरों में कुछ दासियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता था, इसीलिए इसको दासी अट्टम कहा जाता था। तो उस वक्त में इसकी इतनी महत्वता नहीं थी। इसकी महत्वता और इसका विकास जो प्रमुख रूप से दिखाई दिया है वो कब से दिखाई दिया है? इस देवदासी प्रथा की समाप्ति के बाद क्या हुआ, स्वतंत्रता सेनानी ईशा, आप देखेंगे ईश्वर कृष्ण अय्यर एवं रुक्मणी देवी अरुणडेल के अथक प्रयासों से आप देखते हैं इस नृत्य शैली को पुनः जीवित किया गया। मतलब वापस से ये देखने को मिला, जिसमें केवल महिलाएं इस नृत्य विद्या को नहीं सीखती थी, नहीं करती थी, बल्कि ये पुरुषों को भी देखेंगे, पुरुष कलाकारों के मध्य भी ये काफी लोकप्रिय होने लगा और वर्तमान में इसके हम उदाहरण देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इस नृत्य को एक चर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें नर्तकी एकल प्रस्तुति करती है। इसमें ग्रुप में आप देखेंगे इस प्रकार का कोई डांस नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें जैसे बताया गया एक चर जो है नर्तकी जो डांस करती है, इसमें ग्रुपिज्म के साथ डांस नहीं होता है। ठीक है, इस नृत्य में देखते हैं, इस नृत्य कला के दोनों पक्षों में इसमें तांडव और लास्य दोनों का प्रयोग होता है समान रूप से, और ये मैं अभी बता चुकी हूँ आपको क्या क्या है। इसमें देखते हैं नृत्य की शुरुआत में अब स्तुति गान भी होता है। यहाँ पर शुरुआत में थोड़ा सा म्यूजिक के साथ इसका जो है वो गान कहते हैं, स्तुति गान भी ये होता है। इसमें घुटने अधिकांश मुड़े हुए होते हैं और शरीर का भार दोनों पैरों पर समान रूप से वितरित होता है। कैसे? अभी मैंने यहाँ पर पिक्चर दिखाया था, इसमें क्या है, घुटने देखिए दोनों मुड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ एक पिक्चर्स के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि इस नृत्य की कई मुद्राओं में से एक कटक हस्त मुद्रा है। आप देखेंगे ये जो मुद्रा होती कुछ इस प्रकार से है, जिसमें 3 फिंगर्स आप देखते हैं, उंगलियों को जोड़कर ओम का प्रतीक निर्मित किया जाता है। कुछ इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर दिया गया है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। ठीक है,
ध्यान रखिएगा, पिक्चर्स को देखेंगे तो समझ पाएंगे। इस नृत्य की अन्य मुद्रा में देखेंगे चोल कालीन नटराज शिव की मूर्ति को दिखाया गया है, जिसमें नर्तकी द्वारा अपना दाहिना हाथ अभय मुद्रा में भगवान से मुक्ति याचना के लिए उठाया गया है। इस नृत्य की संगीत वाद्य मंडली में आप देखते हैं एक गायक होता है, एक बांसुरी वादक, एक मृदंग वादक रहता है इसमें, और एक आप देखते हैं कि करताल वादक भी इसमें शामिल होते हैं। तो इसमें संगीत का जो उपयोग होता है, जो प्रयोग होता है, जो म्यूजिक इसमें चलता है, उसमें कौन कौन सी वाद्य यंत्र, आप कह सकते हैं वाद्य मंडली इसमें जो है वो रहती है, वो एक गायक, बांसुरी वादक रहता है, एक मृदंग वादक होता है, करताल वादक इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। जो व्यक्ति इस नृत्य का कविता पाठ करता है उसे नट्टुवनार कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हो सकता है किसी और नृत्य के साथ आपसे पूछ लिया जाए, तो आप देखेंगे जो भरतनाट्यम में जो कविता, इस जो व्यक्ति नृत्य करता है उसकी जो आप देखेंगे कविता का पाठ करता है, उसको क्या कहते हैं? नट्टुवनार कहते हैं। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है कुचिपुड़ी का, आगे भी हमने देखा था। कुछ इस प्रकार की इसकी मुद्राएं हैं नृत्य में। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुसेलवापुरी गांव से ये उत्पन्न होने वाले के कारण नृत्य का नाम क्या रखा गया? कुचिपुड़ी पड़ा। और शास्त्रीय नृत्य के तीनों तत्व इसमें है, नृत्य और नाट्य के शामिल होते हैं। वो चीज़ अभी मैंने पढ़ा दी थी यहाँ पर कि नृत्य और नाट्य क्या है, इसीलिए मैंने कहा था ध्यान से पढ़िए। इसके जो तत्व है यहाँ पर, जो अभिनव दर्पण में नृत्य के 3 आधारभूत जो तत्व हैं वो आपको कुचिपुड़ी यानी कि जो आंध्र प्रदेश में है ये नृत्य शुरू हुआ था, वहाँ पर इसके साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं। कह सकते हैं उसके जो तत्व हैं इसमें दिखाई देते हैं इस नृत्य के अंतर्गत। आइए देखिए, इसमें देखते हैं वैष्णववाद से प्रभावित होने के कारण भगवान पुराण के प्रसंग इस नृत्य की मुख्य विषय वस्तु है, और इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता विद्यमान रहती है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता जो है वो विद्यमान रहती है। इस नृत्य शैली में लास्य और तांडव दोनों ही तत्व प्रधानता होती है। नर्तकों को देखेंगे आप क्या कहा जाता है? भागवत थालू के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भागवत थालू से भी एक मतलब है, आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे किस प्रकार से नीचे पैरों के नीचे थाली पर ये नृत्य करते हैं, इसको समझिए जरा। नर्तकी एक पीतल की थाली के किनारों पर पैर रखकर तथा अपने सिर पर जल का कलश रख के, यहाँ पर जल का आप देखते हैं कि एक पात्र या प्रज्वलित दियो का संतुलित यहाँ पर तरीके से रखकर नृत्य किया जाता है, नृत्य प्रस्तुति की जाती है। उसका यहाँ पर आप उदाहरण देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ये देखिए पैरों में नीचे थाली के ऊपर ये किस प्रकार से नृत्य करते हैं, अपने आप में बड़ा अद्भुत दिखाई देता है। इससे पता चलता है इनका बैलेंस कितना ज़्यादा बना हुआ है अपने नृत्य को लेकर। यहाँ पर ये कलश भरकर कुछ इस प्रकार से होते, वरना कई सारे कलशों का आप देखेंगे कि काफ़ी चट्टान सा होता है, उसमें दिए भी जल रहे होते, कुछ इस प्रकार से भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें देखते हैं कि जल चित्र नृत्य के अंतर्गत नर्तक और नर्तकी अपने पैरों के अंगूठे से सतह पर किसी चित्र को अंकित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस नृत्य शैली को कर्नाटक संगीत के साथ प्रस्तुत किया जाता है। कर्नाटक संगीत शैली और हिंदुस्तान संगीत शैली कल ही मैंने पढ़ाया है, यदि आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए। ऐसा क्यों कहा गया? कर्नाटक संगीत में वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग होता है। ठीक है, मैंने बताया था जिसमें वायलिन, वीणा, मंजीरा, मृदंग वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, यही चीज़ मैंने बताई है, तो कल के लेक्चर से यहाँ पर कनेक्टेड है ये। इसमें नर्तक स्वयं गायक की भूमिका का भी निर्वहन करता है। ठीक है, इसमें खुद भी गायन करता है जो नृत्य करता है। और परंपरागत रूप से प्रचलित ये नृत्य शैली पुरुषों के अतिरिक्त स्त्रियों के मध्य भी काफ़ी यहाँ पर लोकप्रिय हुई है। तो ये दोनों ही, पुरुष और स्त्री दोनों के द्वारा ही किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, आइए अपने प्रश्न पर आते हैं। आज के यूपीएससी प्रीलिम्स 2012 का प्रश्न है ये, ध्यान से देखिएगा। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्यों में आप किस प्रकार अंतर करेंगे? तो देखते हैं यहाँ पर क्या स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। जैसे कुचिपुड़ी नृत्य में कभी कभी संवाद बोलने वाले नर्तक मिलते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कुचिपुड़ी में संवाद बोलने वाले नर्तक भी मिलते हैं, लेकिन भरतनाट्यम में ऐसा नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, अभी पढ़ा है, इसको हम साइड करते हैं। पीतल की तस्तरी जो होती है, किनारों पर पैर रख के नृत्य किया जाता है, और किस नृत्य में मिलता है? कह रहे हैं ये भरतनाट्यम में ऐसा होता है। तो जरा बताइए, क्या ये भरतनाट्यम में होता है जिसमें आप देखेंगे थाली के ऊपर जो नृत्य किया जा रहा है वो भरतनाट्यम में है क्या? आप खुद समझ गए होंगे, वो नहीं है। ठीक है, इसके बाद विशेषता है, किंतु कुचिपुड़ी नृत्य में इस प्रकार का कोई संचालन नहीं होता। देखिए कैसे दो फैक्ट्स दिए जाते हैं और दोनों फैक्ट्स को स्वैप कर दिया गया। कुचिपुड़ी और यहाँ पर कुचिपुड़ी के आगे जो है उसका स्टेटमेंट कर दिया गया भरतनाट्यम का, भरतनाट्यम के आगे कुचिपुड़ी का। तो ये तो पूरी तरह से गलत है हमारा। तो यहाँ पर हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? ये सही है, क्योंकि कुचिपुड़ी नृत्य में आप देखेंगे
क्या होता है, कभी कभी संवाद बोलने के भी नर्तक मिलते हैं। यहाँ पर लिखा था ना कि साथ में आपको यहाँ पर इसी तरह प्रस्तुत किया जाता है। इसमें नर्तक स्वयं गायक की भी भूमिका निर्वाह करते हैं। किसके अंदर? कुचिपुड़ी के अंदर। कि भरतनाट्यम में ऐसा नहीं देखा गया है। क्लियर है? तो उपरोक्त दिए गए यहाँ पर कथनों में से कौन से कथन सही है पूछ रहे हैं। तो केवल एक कथन ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाता है, दूसरा हमारा गलत हो जाता है। तो क्या समझ आता है कि इस तरह से निरंतर आपके पास भी यदि कोई पीसीएस के भी अगर कोई जो क्वेश्चन है प्रीलिम्स, जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हो गए, मेंस के क्वेश्चन हो गए, तो उन्हें लगाने का प्रयास कीजिए। जो भी टॉपिक पढ़ा है उससे समझते हुए उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कर सकें और निरंतर इसी तरह से हमारे चैनल पर जुड़े रहें। हमारी वीडियोज़ को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना ध्यान रखें। इसी तरह से बने रहें, समझते रहें नई नई चीज़ों को। जल्द ही हम एक और नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।